क्या आप जानते हैं कसरत करते समय श्वास क्रिया गहरी व तीव्र क्यों हो जाती है? यदि फेफड़ों की दीवार मोटी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रुधिर के श्वेत रुधिराणुओं को नष्ट कर दिया जाए अर्थात WBC को नष्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई व्यक्ति सर्दी में बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी रखकर सो जाए तो क्या हानि हो सकती है, क्या प्रभाव पड़ेगा? और यदि नाक से सांस न लेकर मुख से सांस लिया जाए तो क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कसरत करते समय श्वास क्रिया गहरी व तीव्र क्यों हो जाती है? तो कसरत करते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मिलती है। ग्लूकोज के अधिक अणुओं के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप श्वास क्रिया गहरी व तीव्र हो जाती है। मतलब ये कि हम सभी लोग जानते हैं कि कसरत के समय अधिक ऊर्जा या अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि ये अधिक ऊर्जा कहाँ से मिले? तो यह ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मिलती है। तो जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो ग्लूकोज के अधिक अणु ऑक्सीकृत होंगे और अधिक अणुओं के ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए क्या होता है कि श्वास क्रिया गहरी व तीव्र हो जाती है। मतलब ग्लूकोज के अधिक अणुओं के ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या होता है कि श्वास क्रिया गहरी और तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा कसरत करते समय श्वास क्रिया गहरी और तीव्र इसलिए हो जाती है क्योंकि ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होती है और ग्लूकोज के अधिक अणुओं के ऑक्सीकरण में होता क्या है कि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए यानी इस जरूरत को पूरा करने के लिए श्वास क्रिया गहरी व तीव्र हो जाती है। क्या आप जानते हैं यदि फेफड़ों की दीवार मोटी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आपको बताते हैं कि यदि फेफड़ों की दीवार को मोटी कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फेफड़े की पतली दीवार में स्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा गैसीय विनिमय होता है जिससे ऑक्सीजन रुधिर में पहुंचती है तथा CO2 बाहर निकलती है। तो मतलब जो फेफड़े की पतली दीवारें होती हैं तो पतली होने की वजह से अब चूंकि इन दीवारों में रुधिर केशिकाएं होती हैं और इन रुधिर केशिकाओं की कारण गैसीय विनिमय होता है। कौन कौन सी गैसों का विनिमय होता है? O2 और CO2। मतलब O2 रक्त या रुधिर या ब्लड में प्रवेश करती है और CO2 ब्लड से बाहर निकलती है। तो फेफड़ों की दीवार पतली होगी तो इन गैसों का आदान प्रदान सही से होता रहता है। लेकिन यदि फेफड़ों की दीवार मोटी कर दी जाए तो क्या होगा कि O2 और CO2 का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाएगा। मतलब ऑक्सीजन रक्त में जा नहीं पाएगी सही से और CO2 बाहर ठीक से निकल नहीं पाएगी। इसलिए क्या होगा, फेफड़ों में श्वसन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के निर्णय ये निकला कि यदि फेफड़ों की दीवार मोटी कर दी जाएगी तो फेफड़ों में श्वसन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर सही से होगा फेफड़े की पतली दीवार में स्थिर रुधिर केशिकाओं द्वारा गैसीय विनिमय होता है जिससे ऑक्सीजन रुधिर में पहुंचती है तथा CO2 निकलती है। अब फेफड़ों की दीवार मोटी कर देने से क्या होगा कि रुधिर केशिकाओं द्वारा गैसीय विनिमय ठीक से नहीं हो पाएगा जिससे फेफड़ों में श्वसन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। क्या आप जानते हैं यदि रुधिर के श्वेत रुधिराणुओं को नष्ट कर दिया जाए तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आपको बताते हैं कि यदि रुधिर के श्वेत रुधिराणुओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि रुधिर 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लाल रुधिराणु अथवा एरिथ्रोसाइट्स या RBCs, श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स अथवा WBCs और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट्स। इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल में पहले से 3 वीडियो अपलोडेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है श्वेत रुधिराणु के बारे में, तो इसके बारे में बता दूं कि श्वेत रुधिराणु अपमार्जक तथा प्रहरी या सैनिक के समान कार्य करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों का भक्षण करते हैं या कहा जाए तो टूटी फूटी कोशिकाओं को हटाते हैं। चोट वाली कोशिकाओं में खराब कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करते हैं।
ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये आक्रमणकारी जीवों को नष्ट करके रोग से बचाते हैं। ये तो हुआ श्वेत रुधिराणु या WBCS के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब प्रश्न है, यदि रुधिर के श्वेत रुधिराणुओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा, श्वेत रुधिराणु ही शरीर का सुरक्षा तंत्र बनाते हैं। इनको नष्ट कर देने से बाह्य पदार्थों का शरीर पर हानिकारक प्रभाव बढ़ जाएगा। शीघ्र ही एलर्जी होने लगेगी तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र समाप्त हो जाएगा। शरीर में विभिन्न कीटाणु हानिकारक प्रभाव डालेंगे या डालने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी मैंने इसको बताया था कि श्वेत रुधिराणु का कार्य क्या होता है कि हानिकारक पदार्थों का भक्षण करना, बैक्टीरिया का भक्षण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं को हटाना और प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना। तो इस प्रकार से इतने सारे कार्य थे। अब अगर इसी श्वेत रुधिराणु को नष्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाएगा रुधिर से, तो क्या होगा? इसके विपरीत कार्य होने लगेंगे, यानी आप शीघ्र ही एलर्जी बढ़ जाएगी, शरीर का सुरक्षा तंत्र समाप्त हो जाएगा, हानिकारक प्रभाव बढ़ने लगेंगे, सूक्ष्म जीव आक्रमण कर देंगे, तो ये सारे प्रभाव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये इसका आंसर होगा, यानी कि श्वेत रुधिराणु ही शरीर के सुरक्षा तंत्र का बनाते हैं। इनको नष्ट कर देने से बाह्य पदार्थों का शरीर पर हानिकारक प्रभाव बढ़ जाएगा, शीघ्र ही एलर्जी होने लगेगी तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र समाप्त हो जाएगा। शरीर में विभिन्न कीटाणु हानिकारक प्रभाव डालने लगेंगे। इस तरह से श्वेत रुधिराणु नष्ट होने से इतने प्रभाव होंगे। क्या आप जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति सर्दी में एक बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी अपने पास रखकर सो जाए तो क्या हानि हो सकती है? चलिए आपको उत्तर बता देते हैं कि कोयले की जलती हुई अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो देखिए, जब जलते हुए कोयले से CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तो हमारे लिए अत्यंत घातक होती है। कैसे बता दूं कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अब होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये हीमोग्लोबिन से अतिशीघ्र मिल जाती है। क्यों अतिशीघ्र मिलती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड के मिलने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। यानी इतनी जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, 250 गुना अधिक ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब मिल जाती है हीमोग्लोबिन से तो क्या होता है, दोनों मिल करके स्थिर हो जाते हैं, स्थिर यौगिक बना लेते हैं तथा हीमोग्लोबिन का ये जो भाग होता है वो श्वसन के लिए हो जाता है बेकार। इसीलिए क्या होता है कि मनुष्य का दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। क्या आप जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति की नाक अवरुद्ध हो जाए और उसे मुख द्वारा ही सांस लेना पड़े तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? चलिए अब बता देते हैं आपको कि यदि मुख से सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान होंगे। तो सामान्य स्थिति में नाक द्वारा सांस ली जाती है क्योंकि यह इस कार्य हेतु बनी होती है। नाक की गुहा गर्म एवं नम होती है। रोमों द्वारा स्तरित होने के कारण यह धूल और सूक्ष्म जीवों को छानकर वायु को आगे निःश्वसन हेतु बढ़ने देती है। नाक के अंदर का स्राव कीटनाशक होता है, अतः यह जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हम सभी जानते हैं कि सामान्य स्थिति में हम नाक से ही सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए ही विशेष रूप से नाक बनी होती है। हमारी नाक की गुहा जो होती है, मतलब ये जो नाक के दोनों छिद्र होते हैं, इसके अंदर श्लेष्म पाया जाता है जिससे नाक की नमी बनी रहती है और रोम भी पाए जाते हैं अथवा नाक में बाल भी होते हैं, चाहे आप रोम कहें या बाल कहें, जो बाहर से आने वाले धूल के कणों और सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकते हैं। यानी ये जो बाल होते हैं, जो रोम होते हैं और जो श्लेष्म होता है, ये बाहर से आने वाले धूल के कणों और सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकता है, सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकता है, या कह लीजिए कि वायु को अंदर छान कर भेजते हैं। नाक का स्राव या श्लेष्म इन सूक्ष्म जीवों या धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देता है, जिसके कारण हमारे अंदर केवल शुद्ध वायु ही जाती है। लेकिन जब हम नाक के बजाय मुख से सांस लेंगे तो क्या होगा? तो वायु सूखी, ठंडी तथा धूल से भरी होती है, जो गले एवं श्वसनिका तथा फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। इसके परिणाम स्वरूप मुख में सांस लेने वाले को गले में घाव से पीड़ित होने की संभावना हो जाती है। यानी जो लोग मुख से सांस लेते हैं उनको गले में घाव
से पीड़ित होने की संभावना हो जाती है। टांसिल्स बढ़ जाने, दांतों के सड़ जाने तथा ब्रांकाइटिस हो जाने की संभावना हो जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो लोग मुख से सांस लेते हैं, मुख से सांस लेने में क्या होता है कि जो सूखी, ठंडी, धूल और सूक्ष्म जीवों से भरी वायु है, ये हमारे श्वास नलिका और फेफड़ों तक पहुंच जाती है। पहुंचने से क्या होगा कि हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हो जाएंगे हमें? हो सकते हैं गले में घाव हो सकता है, टांसिल्स बढ़ सकते हैं आपके, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, दांतों के सड़ जाने का भी डर हो सकता है, डिप्थीरिया नामक रोग हो सकता है या बहरापन भी हो सकता है। इतने सारे रोग हो सकते हैं